सवाल ये कि क्या नरेंद्र मोदी पहली बार छात्रों के दबाव के आगे झुक गए? क्या ये वही मोदी है जो कहा करते थे कि सरकार फैसले लेने के लिए होती है, डरने के लिए नहीं? क्या ये वही मोदी सरकार है जिसके मंत्री कहा करते थे कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं हुआ करते? 2014 के बाद भारतीय राजनीति में अगर किसी एक नेता की सबसे बड़ी पहचान बनी तो वो थी नहीं झुकने वाले नेता नरेंद्र मोदी की। एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने नोटबंदी की, जीएसटी लागू किया, अनुच्छेद 370 हटाया, तीन तलाक कानून बनाया, राम मंदिर का रास्ता साफ किया और राम मंदिर बना, और कई बड़े फैसले भारी विरोध के बावजूद वापस तक नहीं लिए। लेकिन जुलाई 2026 में एक ऐसा फैसला आया जिसने राजनीतिक गलियारों में एक नया सवाल खड़ा कर दिया। सवाल ये कि क्या नरेंद्र मोदी पहली बार छात्रों के दबाव के आगे झुक गए? क्या ये वही मोदी है जो कहा करते थे कि सरकार फैसले लेने के लिए होती है, डरने के लिए नहीं? क्या ये वही मोदी सरकार है जिसके मंत्री कहा करते थे कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं हुआ करते? या फिर इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति छिपी है? और सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर ऐसा क्या बदला कि मोदी सरकार को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सबसे पहले हमें नरेंद्र मोदी की राजनीति को समझने की जरूरत है। और नरेंद्र मोदी की राजनीति को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा। अक्टूबर 2001 में मोदी विधायक भी नहीं थे और बीजेपी ने उन्हें गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया। और मुख्यमंत्री बनने के बाद मोदी ने चुनावी राजनीति में अपना कदम रखा। मोदी फरवरी 2002 में राजकोट 2 से विधानसभा चुनाव जीते थे। यह मोदी के राजनीतिक जीवन का पहला चुनाव था और तब जीत का जो अंतर था वो महज 14,700 वोट का था। यह नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन की सबसे कम अंतर की जीत थी। 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी पहचान बनी एक ऐसे नेता की जो फैसले लेने में हिचकिचाते नहीं। मोदी मई 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और फिर बन गए देश के प्रधानमंत्री। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की पहली बार और भारत में 1984 के बाद पहली बार पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी की छवि और मजबूत हुई। 2019 के आम चुनाव में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का चरम था क्योंकि बीजेपी ने उनके नेतृत्व में 303 सीटें जीती थी, जो कि 2014 की 282 सीटों से ज्यादा थी। हालांकि 2024 के आम चुनाव में मोदी की पकड़ ढीली पड़ी और बीजेपी 240 सीटों पर सिमट कर रह गई। अगर हम 2001 से लेकर अब तक नरेंद्र मोदी की रणनीति को देखें तो सत्ता बहुत केंद्रीकृत रही है। विपक्ष का दबाव न के बराबर रहा। ऐसे विरले मामले ही हैं जब नरेंद्र मोदी को अपना कदम पीछे खींचना पड़ा हो। उनके कार्यकाल में कई ऐसे फैसले हुए जिनका भारी विरोध भी हुआ। भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव की कोशिश हुई, नोटबंदी हुई, जीएसटी लागू हुआ, सीएए, अनुच्छेद 370 हटाने जैसे बड़े फैसले लिए गए। तीन तलाक कानून लागू हुआ, नए कृषि कानून लागू हुए। इनमें से ज्यादातर फैसलों पर विपक्ष, कई सामाजिक संगठनों और विशेषज्ञों ने सवाल उठाए, लेकिन सरकार लंबे समय तक अपने फैसलों पर कायम रही। हमेशा से यही वजह रही है कि मोदी समर्थक उन्हें एक निर्णायक नेता कहते रहे, जबकि आलोचक कहते थे कि सरकार संवाद कम करती है और फैसले पहले ले लेती है। लेकिन 37 दिनों तक दिल्ली के जंतर मंतर पर चले जेएनजी के आंदोलन से नरेंद्र मोदी का जो एक ऑरा बना हुआ था उसको कड़ी चुनौती मिली और उनके शिक्षा मंत्री को इस्तीफा तक देना पड़ा। और नरेंद्र मोदी के मंत्री किसी बाहरी दबाव में इस्तीफा दे, ये उनकी राजनीतिक शैली से मेल नहीं खाता है। और यही वजह है कि इसे प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक स्थिति के लिए एक अहम झटके के रूप में देखा जा रहा है। अब सवाल यह है
कि इस बार छात्रों का मुद्दा इतना बड़ा क्यों और कैसे बन गया। अगर हम हालिया विवाद पर नजर डालें, उसकी बात करें, तो इसकी शुरुआत छात्रों के आंदोलन से हुई थी। सोशल मीडिया पर एक अभियान चला, कई छात्र संगठन उसके बाद एक साथ आ गए। विपक्ष ने भी इसे बड़ा मुद्दा बना लिया और करीब एक महीने पहले शुरू हुआ यह आंदोलन 20 जुलाई को उस समय बहुत ज्यादा उग्र हो गया, जब पुलिस ने छात्रों को संसद की ओर मार्च करने से रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे, उन पर लाठियां बरसाई। कहा जाता रहा कि उन पर जुल्म की इंतहा तक किया। इस हिंसा की तस्वीर ने तेजी से सोशल मीडिया और समाचार माध्यमों में अपनी जगह बनाई, फैल गई और इसके बाद आम लोगों में भी छात्रों को लेकर एक सहानुभूति पैदा हुई। बॉलीवुड के कई कलाकारों ने भी उनका समर्थन किया, जबकि पुलिस की कार्रवाई की व्यापक आलोचना हुई। विपक्षी सांसद भी छात्रों के समर्थन में आ गए। उन्होंने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए संसद की कार्रवाई तक बाधित की और इस तरह से सप्ताह के अंत तक यह आंदोलन पटना, मुंबई और कोलकाता सहित देश के कई बड़े शहरों में फैल चुका था और हजारों युवा सड़कों पर उतर आए थे। और आखिरकार सीजेपी और छात्रों की जो तीन अहम मांग थी, वो सरकार को माननी पड़ी। जो सबसे बड़ी मांग थी कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे हो, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, उस मांग को माने जाने की खबर जब जंतर मंतर पहुंची तो छात्रों में खुशी की लहर दौड़ गई और सीजेपी की तरफ से मंच से कहा गया कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। हालांकि यह पहली बार नहीं है कि मोदी सरकार अपने फैसले से पीछे हटी हो। अब 2015 का भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को देख लीजिए। सरकार बदलाव चाहती थी, भारी विरोध हुआ और आखिरकार अध्यादेश आगे नहीं बढ़ पाया। दूसरा उदाहरण है 2021 का कृषि कानून। करीब एक साल तक किसानों का आंदोलन चला। आपको याद होगा कि किस तरह से किसानों ने आंदोलन किया था, दिल्ली को घेर रखा था और आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद राष्ट्र के नाम संबोधन में तीनों कानून वापस लेने की घोषणा की। तीसरा उदाहरण है अग्निपथ योजना, जिस पर विरोध के बाद कई राज्यों में अतिरिक्त राहत और भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किए गए। यानी मोदी सरकार के सामने कई बार ऐसे मामले आए जब सरकार को अपने फैसलों में बदलाव करना पड़ा, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी जन आंदोलन या विपक्ष के दबाव में सरकार के किसी मंत्री ने इस्तीफा दिया हो या बिना शर्त सभी मांगे मान ली गई हो। अब सबसे अहम सवाल यह कि इस बार ऐसा क्या हो गया, इस जन आंदोलन में ऐसा क्या हो गया कि नरेंद्र मोदी की सरकार को झुकना पड़ा। सीजेपी और छात्रों की सभी मांगे बिना किसी शर्त के माननी पड़ी। अगर आप इस बात पर गौर करेंगे तो इसके पीछे कई संभावित कारण, कई वजहें सामने आएंगी। सबसे पहला जो कारण दिखता है वो है युवा मतदाता। दरअसल भारत में पहली बार वोट देने वाले करोड़ों मतदाता हर चुनाव में जुड़ते हैं। जब भी चुनाव होते हैं तो उनकी संख्या उसमें जुड़ती है। 18 से 29 वर्ष की आयु का वोट बैंक किसी भी चुनाव का परिणाम बदल सकता है, किसी भी चुनाव से पहले माहौल बदल सकता है। दूसरा कारण बेरोजगारी को कहा जा सकता है, क्योंकि बेरोजगारी पहले से ही बड़ा एक राजनीतिक मुद्दा बनी हुई है। ऐसे में छात्रों की नाराजगी सरकार के लिए बड़ा चुनावी जोखिम बन सकती थी। तीसरा जो कारण नजर आता है वो ये कि यह आंदोलन केवल विश्वविद्यालयों तक सीमित नहीं रहा। इसकी चर्चा सोशल मीडिया, टीवी और राष्ट्रीय राजनीति तक पहुंच गई। यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा होने लगी। अगर आप इस आंदोलन को देखें तो मोदी सरकार के लिए सबसे ज्यादा चिंता की बात यह रही कि प्रदर्शनकारियों का गुस्सा अब केवल पेपर लीक तक सीमित नहीं रहा। इस आंदोलन में व्यापक असंतोष दिखा, जिसमें ग्रेजुएट्स के बीच बढ़ती बेरोजगारी और देश की 37 करोड़ युवा आबादी के लिए सम्मानजनक बेहतर वेतन वाली नौकरियों की कमी जैसे मुद्दे भी शामिल हो गए। पहली बार 16, 17, 18 और 19 साल के युवाओं में प्रधानमंत्री और वरिष्ठ मंत्रियों और सरकार के प्रति इतना ज्यादा गुस्सा देखा गया। बात अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करें तो वो खुद हमेशा से देश के युवाओं के हक की, यूथ के लिए बेहतर फ्यूचर की बात करते हैं, उनसे अक्सर संवाद की बात करते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी के राजनीति के पिछले एक दशक को अगर आप देखें
तो वो युवाओं के सहारे ही अपना राजनीतिक आधार तैयार करते नजर आए थे। उन्होंने अपना जो राजनीतिक आधार तैयार किया था, उसका बेस युवा वोट बैंक था। और नरेंद्र मोदी नहीं चाहते थे कि उनका ये वोट बैंक उनसे नाराज हो, क्योंकि जल्द ही बीजेपी को उत्तर प्रदेश के अहम चुनाव का सामना करना है, जहां युवाओं के लिए रोजगार का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। बड़ी संख्या में मतदाताओं की प्रमुखता है। और इसके अलावा पंजाब और उत्तराखंड में भी चुनाव हैं, वहां भी यूथ काफी ज्यादा अहम भूमिका निभा सकते हैं। अब इन सबके बीच कुछ राजनीतिक जानकार नरेंद्र मोदी की बदलती राजनीतिक शैली की बात भी कह रहे हैं। यह सच है कि नरेंद्र मोदी भारत ही नहीं, विश्व के एक लोकप्रिय नेता माने जाते हैं। लेकिन एक सच यह भी है कि लोकतंत्र में चुनाव केवल लोकप्रियता के दम पर नहीं जीता जाता। हर चुनाव नए मुद्दों को लेकर आता है। 2014 में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा था। 2019 में राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा बना। और 2024 के बाद रोजगार, महंगाई, सामाजिक न्याय और युवाओं के मुद्दे अधिक प्रमुख होते दिखाई दिए। इसलिए ऐसा संभव हो सकता है कि मोदी सरकार अब अपनी राजनीतिक रणनीति में अधिक संवाद और लचीलापन दिखाने की कोशिश कर रही हो। और अब बीजेपी समर्थकों का भी यही तर्क है कि जनता की बात सुनना कमजोरी नहीं, बल्कि लोकतंत्र की ताकत है। दूसरी ओर विपक्ष का दावा है कि सरकार केवल चुनावी दबाव में फैसले लेती है। यानी कि सरकार को लगा कि यूथ वोटर्स नाराज हो जाएंगे, इसलिए सरकार ने यह फैसला ले लिया। वैसे इतिहास बताता है कि मजबूत नेता भी परिस्थितियों के अनुसार अपनी रणनीति को बदलते हैं। भारत की राजनीति में इंदिरा गांधी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी और अब नरेंद्र मोदी तक हर नेता को किसी न किसी मोड़ पर जनमत, आंदोलन या राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप फैसले लेने पड़े हैं। इसलिए किसी फैसले को केवल झुकना या जीत जाना कह देना शायद पूरी तस्वीर नहीं दिखाता है। यह भी संभव है कि यह लोकतांत्रिक दबाव का असर हो कि नरेंद्र मोदी की सरकार को सीजेपी और छात्रों की हर एक शर्त को माननी पड़ी हो। और यह भी संभव है कि एक नरेंद्र मोदी की चुनावी रणनीति हो, बदलती परिस्थितियों के हिसाब से। और यह भी संभव हो सकता है कि सरकार ने महसूस किया हो कि युवाओं की नाराजगी को नजरअंदाज करना राजनीतिक रूप से उनको महंगा पड़ सकता है। आखिरकार लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यही है कि सरकारें फैसले लेती भी हैं, उनका बचाव भी करती हैं और कभी-कभी जनता की प्रतिक्रिया के आधार पर उन्हें बदलती भी है। और इस आंदोलन के बाद ऐसा ही कुछ हुआ।